आपके लोकप्रिय चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं चंद्रशेखर सिंह। आपको जो हम लोगों का पढ़ाई का सिलसिला चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं। हमारे दिमाग में यह है कि प्रश्नों के माध्यम से, लेकिन बातों को थोड़ा सिलसिलेवार जब हम आगे चलेंगे समझते हुए घटनाओं को, तो ज़्यादा व्यवस्थित और ज़्यादा लॉन्ग टाइम हम समझ पाएंगे। और जब एक बार समझ लेंगे बात को, तो फिर प्रश्नों के माध्यम से भी आएगा तो हम उसको अभ्यास से पूरा कर लेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि प्रश्न के माध्यम से भी देखें, साथ ही घटनाओं को एक सिलसिले से समझेंगे तो बात दिमाग में ज़्यादा बैठेगी। हो सकता है कि आपको लगे कि उस ढंग का बना बनाया मसाला नहीं है जिससे हमारा काम सहज बन जाए, लेकिन जितनी जल्दी वो दिमाग में जाएगी बात उतनी जल्दी निकल जाएगी। इसी वजह से शायद कहा गया है सहज पके सो मीठा हो। मीन्स धीरे धीरे बात दिमाग में घुसेगी, सिलसिले से आप समझेंगे तो आप बातों को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। इस वजह से हमें चाहते हैं कि एक किसी कालखंड को लें, उस कालखंड से जितने भी प्रश्न आयाम बन सकते हैं उनको प्रश्न और उनके फिर जवाब के रूप में लें, जिससे आपके दिमाग में एक सिलसिले से कहानी या बात भी बैठे, साथ ही प्रश्न भी आप हल कर सकें। ये मेरा मानना है। आप देखेंगे कि इससे आपको बढ़िया लाभ मिलेगा। आप ध्यान से इसको पढ़िए, समझिए। ठीक है, तो कुछ प्रश्नों को हम लोगों ने लिया है, उसी के माध्यम से हम आपको बात को सिलसिले से समझाने की कोशिश करेंगे। साथ ही जो प्रश्न आए हुए हैं हम उसकी चर्चा करते ही हैं, तो आपको बताएंगे कि प्रश्न आएंगे तो आप कैसे उसको करेंगे। तो आइए देखते हैं जरा सा कैसे क्या हो सकता है इसमें। देखिए, जैसे है ये हमारा पहला ही टॉपिक है, क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। अब आप कहेंगे कि क्रांतिकारी आंदोलन तो एक बार आपने पढ़ाया था, ये दूसरा चरण कहाँ से आया? हुआ ये, आप वैसे भी देखिए कि असहयोग आंदोलन सन 1922 में समाप्त हुआ। कब? फरवरी 1922। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में बैठे गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। चौरी चौरा घटना के बाद मैंने कल आपसे जिक्र किया था कि इस समय जनता बड़ी उत्साहित थी, लोग बड़े उत्साहित थे। तो जो नेता लोग थे, राष्ट्रवादी नेता खास करके, उन लोगों ने अपनी ऊर्जा स्वराज पार्टी को बना करके उधर खड़ी करी। स्वराज पार्टी को बना करके विधान परिषदों में प्रवेश किया और संवैधानिक जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें घुसे भी और घुस करके उसको व्यवधान में डाले। मैंने उसके खोखलेपन को उजागर किए। ठीक, ये प्रक्रिया कल हम लोगों ने स्वराज पार्टी के रूप में देखा था। एक दूसरी धारा भी बह रही थी जो क्रांतिकारियों की थी। वो धारा जो पहले गांधी जी के प्रवेश और असहयोग आंदोलन से लेकर चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा जो प्रक्रिया शुरू हो गई थी, वो क्रांतिकारी आंदोलन की प्रथम धारा थोड़ी सुप्त हो गई थी, शांत हो गई थी, चूँकि कांग्रेस के नेतृत्व में, खास करके गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन की धारा तीव्रता से बह रही थी। लेकिन जैसे ही असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ तो क्रांतिकारियों की जो सुप्त भावना थी वो फिर प्रबल हो उठी। उन्हें लगा कि नहीं, ये लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकेंगे, हमें ही आगे बढ़ना है, हमें ही आगे चलना है। तो देखते हैं कि उनका जो सोचना था वो किस ढंग की कर पाए। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि कल को आपसे स्वतंत्रता आंदोलन में विभिन्न वर्गों की जो भूमिका आपसे पूछी जाएगी, तो आपके लिए ये होगा, आपके लिए ये हो जाएगा कि आप यह नहीं समझ, मैंने आकलन करना होगा। तो कभी कांग्रेस का आकलन, तो उसी के साथ साथ क्रांतिकारियों की जो भूमिका रही है उसका जब आप आकलन करेंगे तो आपको आकलन करने में सुविधा हो जाएगी कि क्या हुआ। जैसे आप उसको एक सरल ढंग से समझें, नदी की धारा बह रही हो और उसमें एक बड़ा अवरोध आ जाए। ठीक, नदी की धारा बह रही हो और किसी कारण से उसमें अवरोध आ जाए तो नदी अपनी धारा रोकती नहीं है,
बल्कि 2-3 वितरिकाओं में छोटी छोटी शाखाओं के रूप में धारा बह चलती है। और जब फिर कभी वो बाधाएं हट जाती हैं तो वितरिकाएं फिर मिल करके एक संयुक्त धारा बन जाती हैं। लगभग ऐसी ही स्थिति हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में आ रही है, जिस बीच मुख्य धारा यानी कांग्रेस का नेतृत्व तो रुकता है या किसी कारणवश दूसरे दिशा में चलता है या थोड़ा शिथिल हो जाता है। फिर परेशानी ये आती है कि हमारे जो दूसरी धारा है वो एक्टिव हो जाती है, वो काम कर देती है। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं ये देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, ये हम लोग देख रहे हैं। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो कब का मतलब हुआ, आपने देखा अभी कि 1922 में यह है 12 फरवरी, यहाँ आंदोलन स्थगित हुआ, असहयोग आंदोलन। अब उत्साही नवयुवकों में यह भाव था कि इस ऊर्जा का, इस आंदोलन की शिथिलता से या स्थगित होने से जो समस्या उत्पन्न हुई है कि अपनी सक्रियता हम कहाँ दिखाएं, तो उसके लिए इन लोगों ने क्या किया कि सन 1924 में कहाँ, तो कानपुर में किस संगठन की स्थापना की, ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, तो 1924 में हुई। कहाँ हुई, तो कानपुर में हुई। ये भी इन्होंने किया। ठीक है, और अक्टूबर 1924 में कानपुर में इस आंदोलन, इस संगठन की स्थापना हुई, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। आपने देखा ये अक्टूबर 1924, अब क्या हो रहा है, 2 ही महीने बाद, हाँ ठीक, ये हो रहा है। फिर आप ये देखेंगे कि उपरोक्त संस्था के संस्थापक कौन हैं, तो उपरोक्त संस्था के संस्थापक सचिंद्रनाथ सान्याल, और योगेश चटर्जी। बेटा है लड़की, योगेश चंद्र, ये दोनों लोग इसके संस्थापक होते हैं। ये दोनों नंबर 1 और नंबर 2। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, तो 1924 में हुई। कहाँ हुई, तो कानपुर में हुई। हमसे प्रश्न बने तो हम पूछ लेंगे, समझ लेंगे। याद जरा करने का सिस्टम ये है कि 1922 में जब स्थगन हुआ तो ऐसा तो है नहीं कि 12 फरवरी को स्थगन हुआ, 13 को कोई संगठन बना देगा, 13 फरवरी 1922 को बना देगा। मैंने विचार विमर्श की प्रक्रिया चलती है कि क्या हो, कैसे हो। तो सन 1924 में कानपुर में ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हो रही है। संस्थापक कौन है, तो ये भी प्रश्न आपसे बनता है। सचिंद्रनाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी, ये दोनों प्रश्न आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए।
फिर इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, तब नई बातें हम लोग सीख पाएंगे। ठीक है जी। काकोरी कांड कब हुआ था? चूँकि आपने अभी देखा कि अक्टूबर 1924 में ये एसोसिएशन वाली संस्था गठित हो रही है, और अगला वर्ष क्या बनेगा? जैसे अक्टूबर महीना है तो नवंबर और फिर दिसंबर, ये साल खत्म, इसके माने अगला जब साल आएगा तो 1925 होगा। तो इसी 1925 के अगस्त महीने में इन क्रांतिकारियों का यह मानना था, इन क्रांतिकारियों का, कि अंग्रेजों को हम अब अंग्रेजों का खजाना लूटेंगे, खजाना लूट करके इनको सीधे एक तरह से अपने दबाव में लेंगे, इन पे आतंकवादी गतिविधियां क्या कहेंगे उसको, एक है कि इनको गोली से, बम से डरवा के इनमें भय पैदा करेंगे और यह करेंगे कि ये लोग हमारे देश को छोड़ दें। इनका मानना था, ये सोच पा रहे थे कि इनका ये सोचना था कि गांधी जी की ये जो अहिंसात्मक वाली प्रक्रिया है यह निरर्थक सी है। पहले भी ठीक ठाक विश्वास नहीं था, लेकिन गांधी जी जब सक्रिय थे, उनके आंदोलन चल रहा था, तो ये लोग उसको एक तरह से बर्दाश्त कर रहे थे, स्वीकार कर रहे थे कि चलिए ठीक है। लेकिन जैसे ही फरवरी 22 में आंदोलन स्थगित हुआ तो इन लोगों को अहिंसात्मक और संवैधानिक जो प्रक्रिया थी गांधी जी के नेतृत्व में जो चल रही थी उसकी निरर्थकता सिद्ध हुई, और इनका मतलब था कि हम प्रत्यक्ष कार्रवाई करेंगे और क्रांतिकारी कदम उठाएंगे। यह इनका विश्वास था, खास करके इस संगठन का। और अंग्रेजी साम्राज्यवाद के स्थान पर समाजवादी विचारधारा इन लोगों के दिमाग में भरी हुई थी। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की मुख्यतः 3 बातें थीं कि गांधी जी का जो अहिंसात्मक संघर्ष है, संवैधानिक संघर्ष है, वो उपयुक्त नहीं है, उसकी निरर्थकता साबित करना है। दूसरी बात है कि हम प्रत्यक्ष कार्रवाई करेंगे और क्रांतिकारी कार्रवाई करेंगे। किस पर? ब्रिटिशर्स पर, जो यहाँ राज्यपाल के रूप में, गवर्नर के रूप में, राज्यपाल नहीं सॉरी गवर्नर के रूप में अधिकारियों के ऊपर करेंगे, माने सीधे कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन करेंगे, ये करेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद के स्थान पर समाजवादी व्यवस्था लाने के लिए इच्छुक थे। जो पहले के क्रांतिकारी थे, ये क्रांतिकारी थे, दोनों में यही थोड़ा सा अंतर है। प्रत्यक्ष कार्रवाई वो भी करते थे, प्रत्यक्ष कार्रवाई ये भी कर रहे हैं, लेकिन अंतर ये है कि कल का भारत, माने अंग्रेजों के जाने के बाद का भारत कैसा होगा, उसके विषय में ये सोच पा रहे थे कि हम लोग समाजवादी ढंग की व्यवस्था अपने देश में लगाएंगे, ले आएंगे। ऐसा इनका सोचना था, ऐसा इनका मानना था। आप जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए पहले मानसिक रूप से हमें तैयार होना होता है। जब हम मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं तब हम उसको कार्य रूप में ले आते हैं। तो जैसे फरवरी 22 में आंदोलन स्थगित हुआ तो धीरे धीरे इनके मन में, मस्तिष्क में यह मंथन चला कि यार ये आंदोलन तो सही नहीं, देखिए क्या हुआ इसमें। पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन गांधी जी का आंदोलन चल रहा था तो चलिए मान ले रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इनको लगा कि गांधी का जो आंदोलन है वो निरर्थक सा है। ठीक, हम लोग प्रत्यक्ष और क्रांतिकारी कार्रवाई करेंगे, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के स्थान पर समाजवादी व्यवस्था हम लोग लगाएंगे। ऐसा ये लोग सोच पा रहे थे, खास करके इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लोग। विशेषता इसमें कौन थे आपको पता है? सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी, इस संस्था के संस्थापक यही लोग थे, अभी हमने बात की। अब इनका क्या मानना था कि संस्था बन गई अक्टूबर में, अक्टूबर 1924 में। इनके लिए था कि प्रत्यक्ष कार्रवाई हम क्या करें, तो एक प्रत्यक्ष कार्रवाई इन लोगों ने तत्काल की, मैंने अगले बरस
क्या किया इन्होंने जरा देखें। क्या हुआ ना, अगस्त 1925, अगस्त 1925 में ये है काकोरी कांड का हुआ। इसी के बात हो जाए तो हुआ ये कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश का पश्चिमी छोर, और वहाँ से ट्रेन, मालगाड़ी वाली ट्रेन, ट्रेनें दो होती हैं, मालगाड़ी वाली ट्रेन वो लखनऊ आ रही थी। और उस ज़माने में राजस्व को या माल को या धन को ले आने का एक ही उपाय होता था कि बड़े बड़े बॉक्सों में धन को, पैसे को इकट्ठा करके मालगाड़ी के सहारे ले आना। और उस समय इतनी सुरक्षा व्यवस्था रहती थी, खास करके अंग्रेज लोग अपने लिए और अपने संग्रहित धन के लिए किया करते थे, उस पर हाथ डालना बड़ा कठिन था। लेकिन हमारे लोग भी बड़े साहसी थे। इन लोगों ने क्या किया कि 8 डाउन ट्रेन, उस गाड़ी का नाम है, कभी कभी प्रश्न बना है कि सहारनपुर से लखनऊ ट्रेन आ रही है, मालगाड़ी वाली गाड़ी है और 8 डाउन ट्रेन है, उसको ये लोग काकोरी नामक स्थान पर, लखनऊ में ही है काकोरी, लखनऊ पहुंचने से पहले ही है, तो काकोरी में उस ट्रेन को लूट लेने का उपाय बनाते हैं। और उस ट्रेन को सोचिए रोकना, और रोक करके सुरक्षा व्यवस्था से भिड़ करके, लड़ करके बड़े से बॉक्स को उठा लेना, लूट लेना, ये बड़ा कठिन था। लेकिन हमारे लोगों ने किया। माने काकोरी कांड इतिहास में प्रसिद्ध है, हमारे नवयुवकों की वीरता और साहस का एक तरह से प्रमाण है, प्रतीक भी है कि कैसे इन्होंने अंग्रेज़ों के माल खाने को लूट लिया। जाहिर सी बात है, अंग्रेज़ों का जो मूल उत्स है, जो मूल चीज़ है, उस पर एक तरह से आँच आ रही थी, तो वे लोग इस पर बड़े क्रुद्ध हुए और तमाम लोगों को, करीब 30 के आसपास इसमें लोग गिरफ्तार किए गए, जिसमें 4 को तो फांसी पर लटका दिया गया। वे 4 हमारे वीर नौजवान कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। ये 4 जो हैं, कुछ को तो सजाएं हुई, आजीवन कारावास की सजा हुई, कुछ को, सबको उसमें दोषी माना गया, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह और रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई। ये है फांसी हुई, यही काकोरी कांड के चलते। और इतना ही नहीं, आपसे इसमें प्रश्न बनता है कि जैसे राम प्रसाद, तो उसके सामने कोई दूसरा विकल्प देंगे, अशफाक उल्लाह कोई दूसरा विकल्प देंगे, तो आपको ध्यान ये रखना है कि राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी पर लटकाया गया। अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद, जो आज अयोध्या है, वहाँ फांसी पे लटकाया गया। फैजाबाद के बगल ही गोंडा जिला पड़ता है, वहाँ राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी पे लटकाया गया। और फैजाबाद से प्रतापगढ़ सुल्तानपुर को रखिए तो आगे प्रयागराज या इलाहाबाद है, वहाँ रोशन सिंह को फांसी पे लटकाया गया। कहने का तात्पर्य हुआ कि फैजाबाद और गोंडा में अशफाक उल्लाह खां को, फैजाबाद, फा अशफाक, फा से फैजाबाद, आप ध्यान कर लीजिएगा, अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में लटकाया गया। उसके जस्ट बगल वाला जिला गोंडा, वहाँ राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी पे लटका दिया गया। और फैजाबाद से चित्रकूट के मार्ग पर इलाहाबाद में रोशन सिंह को फांसी पे लटका दिया गया। और उसी फैजाबाद से गोरखपुर जाइए आप, बस्ती होते हुए गोरखपुर पहुँचते हैं, तो वहाँ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को लटका दिया गया। अब आपको ये बताने का सिर्फ इस वजह से है कि जब ये प्रश्न बनता है कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक या रोशन सिंह कहाँ को, इनमें से विकल्प बदल देते हैं और हमसे पूछते हैं कि ये जो क्रांतिकारी हैं, इन्हें कहाँ लटकाया गया। और 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड की घटना हुई थी। आपने देखा कि अक्टूबर 1924 की बनी संस्था, अक्टूबर 1924 की बनी संस्था है, नवंबर दिसंबर मतलब 24 खत्म। अब 25 में पहली महत्वपूर्ण घटना जो इतिहास में दर्ज है, छोटी मोटी घटनाएं हुई होंगी वो तो अलग विषय है, जो इतिहास में दर्ज है काकोरी कांड के नाम से, जिसमें हमारे नवयुवकों ने सरकारी खजाने को लूट लिया ट्रेन को रोक करके, ये बड़ी महत्वपूर्ण है।
और उस ज़माने में इतना लोहे के बड़े बक्से में वो धन उन रखा जाता था, उसको हटाना उठाना भी बड़ा कठिन था, हिलाना बड़ा कठिन था। अब सोचिए कितने साहस का काम रहा होगा कि ट्रेन को रोकना भी है, जो सुरक्षा कर्मी हैं उनसे लड़ना भिड़ना भी है, साथ ही उस धन को लूट लेना है। तो जाहिर सी बात है अंग्रेज सरकार बेहद खफा हुई। उसमें लगभग 30 के आसपास लोग गिरफ्तार किए गए, जिनमें इन 4 नवयुवकों को हमारे फांसी पे लटका दिया गया। सब नई नई उम्र के थे। तो कहाँ फांसी पे लटका दिया गया? पेपर सेटर इसमें हमारी परीक्षा वो लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। फैजाबाद में अशफाक उल्ला, राजेंद्र लाहिड़ी को उसके बगल का सटा जिला गोंडा, और उसी फैजाबाद से चित्रकूट के मार्ग पे आप जाएंगे तो बीच में इलाहाबाद, वहाँ रोशन सिंह को इलाहाबाद, और उसी फैजाबाद से बस्ती होते हुए आप गोरखपुर पहुँचते हैं तो गोरखपुर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी पे लटका दिया गया। तो ये है आपकी काकोरी कांड कब हुआ? तो उसका जवाब है कि 9 अगस्त 1925। ठीक, 9 अगस्त 1925 है। ट्रेन जो है सहारनपुर से, इधर मान लें आप, लखनऊ, सहारनपुर से लखनऊ आ रही है ट्रेन, और लखनऊ पहुंचने से पहले ही काकोरी नामक स्थान पर ये घटना हुई। ठीक है, और इसमें हमारे 4 नौजवान साथी ये फांसी पे लटका दिए गए। और कहाँ लटकाए गए ये हमारे पेपर सेटर हमसे खूब गहराई से समझना चाहते हैं। कि पहली चीज़ तो ये कि कौन से ऐसे लोग थे जिन्हें फांसी की सज़ा हुई, तो इसमें पूछ लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, इन 4 में से किसी एक का नाम हटा देंगे, उसमें देंगे कि किसको फांसी नहीं हुई थी। तो आपको होश में रखना है। आप ये मान के चलें कि राम प्रसाद, अशफाक और रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी का नाम बिल्कुल रटा रहे कि ये 4 के 4 हैं जिन्होंने फांसी पाई थी। और फांसी कहाँ कहाँ पाई थी यह बिल्कुल ध्यान में हो। तो पेपर सेटर चाहे जैसे अदल बदल करेगा, हम लोग प्रश्नों को कर लेंगे। तो ये प्रश्न के माध्यम से बात को अभी हमने शुरू में भी कहा था कि सिलसिले से समझते हैं, साथ ही जो आए हुए प्रश्न हैं उनका स्वरूप क्या है और कैसे हम उस प्रश्न को कर लें बिना घबराए हुए, बिना परेशान हुए, उसको हमने यहाँ सिखाने की कोशिश की कि ऐसे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाँ, काकोरी कांड में किनको फांसी हुई, दोनों प्रश्न इसी में आ गए। कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और किनको फांसी हुई थी? तो 4 को। आपको अभी हमने बताया कि राम प्रसाद बिस्मिल हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, दोनों प्रश्न इसमें समाहित हैं। और यहाँ से कई बार कभी तिथि को लेकर के, कभी ये 4 लोगों को लेकर के, कभी कौन शामिल था कौन शामिल नहीं था। आजकल तो बड़ा ट्रेंड बना है कि जैसे इसमें 4 लोग हैं तो किसी एक का नाम हटा देंगे और इसमें पूछेंगे कि कौन फांसी पाने वालों में नहीं था या कौन बच निकला था, इस टाइप के। और लगभग क्रांतिकारियों का नाम दे देंगे। ऐसा नहीं कि दीनानाथ लिख देंगे, अनिल कुमार लिख देंगे, नहीं, उसी जो क्रांतिकारी सक्रिय हैं उस बीच के, उन्हीं में से किसी का नाम लिख देते हैं और हमको भरमा देते हैं। लेकिन हमें भरमाना नहीं है, बल्कि ये ध्यान रखना है कि इन 4 का नाम अगर हमारी जुबान पे बिल्कुल रटा है कि ये 4 के 4 ही उसमें फांसी पाए हुए थे, दोषी तो सभी पाए गए थे लेकिन इन 4 को फांसी हुई थी। और कहाँ हुई थी, अगर ये दोनों कौन 4 थे और कहाँ हुई थी, ये दोनों बातें अगर हमारे मस्तिष्क में हैं, और 9 अगस्त 1925 सहारनपुर से लखनऊ आ रही ट्रेन को, जिसका नाम 8 डाउन ट्रेन है, तो हम निश्चित रूप से इससे चाहे जैसे प्रश्न बनेगा हम कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिए एक प्रश्न फिर आया है हमारे सामने, लगभग उसी के जैसा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हम लोगों ने देखा ही था, अभी ये वाली, अभी इसको छोड़ देते हैं।
इस शब्द को हम अभी छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के लिए। इसको देखा ही था, क्या देखा था कि अक्टूबर 1924 में कानपुर में संस्था बनी, और आपने ये भी देखा कि अक्टूबर की बनी संस्था सन 1925 अगस्त में इसने काकोरी जैसी घटना को अंजाम दिया। ठीक, 2 कार्य इसने तत्काल किया, और इसमें अगस्त 1925 में वो घटना हुई। अब आप महसूस करिए कि नवयुवक जो केवल उत्साह से लबरेज हैं, 4 नए लड़कों को फांसी हो जाए, तमाम लोगों को कारावास हो जाए, आजीवन कारावास, तो आप सोचिए उस संस्था का क्या होगा। और ऐसी भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी देशव्यापी संस्था है, उनको बहुत ज़्यादा धन है, बहुत ज़्यादा संसाधन है, अंग्रेजों की व्यवस्था है, साम्राज्यवादी व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं, साम्राज्यवादी व्यवस्था है, छिप छिपा के कार्य करना है। तो जब ये घटनाएं हुई तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की एक तरह से कमर टूट सी गई। लेकिन इस घटना में बच गए चंद्रशेखर आज़ाद। उन्होंने क्या किया, यह संस्था बनाई, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। यहाँ क्या हुआ, रिपब्लिकन माने गणतांत्रिक होते हैं, ठीक, गणतंत्र वाले, सोशलिस्ट माने समाजवादी। ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की एसोसिएशन की स्थापना, अब ये समझने वाली बात है कि कब हुई। तो इस संस्था की स्थापना होती है 10 सितंबर 1928। कहाँ, दिल्ली में। दिल्ली में एक स्थान है फिरोज शाह कोटला मैदान, फिरोज शाह कोटला मैदान, फिरोज शाह कोटला, यहाँ इस संस्था की स्थापना हो रही है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना कब और कहाँ हुई, तो कब का मतलब हुआ 10 सितंबर 1928, 10 सितंबर 1928। स्थान क्या है, दिल्ली, और वहाँ दिल्ली में कहाँ, तो फिरोज शाह कोटला मैदान में। ठीक है, यहाँ इस संस्था की स्थापना हो रही है। और इसके संस्थापक कौन बन रहे हैं इस संस्था के, तो चंद्रशेखर आजाद, ये इसके संस्थापक हो रहे हैं। अब आपने देखा कि 1925 में जो एक घटना हुई थी और इसमें फांसी इन लोगों को दे दी गई थी, तो एक बार कमर टूट सी गई। फिर नए लोग, जो बचे हुए लोग हैं, वो अपने को बचाते हुए नए लोगों को जोड़ें और नए सिरे से कार्य शुरू करें, तो उसमें जाहिर सी बात है टाइम लगता है। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, सोशलिस्ट से ही आप अंतर समझना है कि ये उससे पहले वाली 24 वाली से भिन्न है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, तो 10 सितंबर 1928 को दिल्ली में। संस्थापक इसके चंद्रशेखर आज़ाद हैं। इन्होंने किया क्या, पहला काम क्या किया, ये देखना है। इन लोगों ने पहला काम ये किया, देख रहे हैं आप, सितंबर में ये संस्था गठित हो रही है। और आपको स्मरण होगा, आगे हम बताएंगे कि एक साइमन कमीशन आया हुआ था
वो साइमन कमीशन गठित हुआ था 1927 में, आया था 1928 की शुरुआत में। साइमन कमीशन की चर्चा हम अलग करेंगे, अभी यहाँ कर देंगे तो मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समझना है कि साइमन कमीशन गठित हुआ 1927 में, आया 1928 की शुरुआत में, फरवरी 1928 में। और उसको ये था कि पूरे देश में 7 सदस्यीय साइमन कमीशन को जगह जगह जाना था। साइमन कमीशन का विरोध लाहौर में लाला लाजपत राय कर रहे थे और वो डेट थी 30 अक्टूबर 1928। 30 अक्टूबर 1928 को देख रहे हैं, सितंबर 1928 को गठित संस्था है और उसके बाद अक्टूबर महीना आ रहा है, ठीक है। अक्टूबर में 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय लाहौर में डटे हुए अपने समर्थकों से। तो ऐसे जो विरोध होते हैं वो व्यक्तिगत रंजिश की वजह से नहीं होते हैं, सिद्धांतों की वजह से होते हैं कि जो साइमन कमीशन आया हुआ है उसमें एक भी भारतीय नहीं, जबकि साइमन कमीशन को भारतीयों से संबंधित मसले को ही विचार के लिए लाया गया है। तो उनका यह मानना था, साइमन कमीशन के विरोध का आधार यह था कि जिस कमीशन को भारतीयों से संबंधित मामले को देखना है, सुनना है, समझना है, उसी में भारतीय नहीं है, तो फिर एक ऐसा कमीशन है। इसी बात का सैद्धांतिक विरोध लाला लाजपत राय 1928 में 30 अक्टूबर को लाहौर में कर रहे थे। अब वहाँ क्या हुआ कि लाला लाजपत राय पर पुलिस वालों ने बर्बर लाठीचार्ज किया और उसी के फलस्वरूप लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो जाहिर सी बात है, उस समय के बड़े लोकप्रिय नेता थे, बड़े तेज थे और उन्होंने कहा था कि हमारे शरीर पर पड़ी हुई एक एक लाठी इस ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित होगी, और हुई भी, चूँकि वो बड़े लोकप्रिय नेता थे और इस तरह से निर्मम ढंग से पुलिस वाले मार मार के हत्या कर डाले जैसे कोई अपराधी रहे हों। इससे पूरे देश में बड़े दुख का वातावरण हो गया। अब जाहिर सी बात है, संस्था आपकी 1928 ये सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में देख रहे हैं बन ही गई है, और अक्टूबर में 30 अक्टूबर को देख रहे हैं ना, 30 अक्टूबर को ये 30 अक्टूबर को एक घटना हो गई। तो अब इस संस्था के जो कर्ता धर्ता थे मुख्य रूप से चंद्रशेखर जी, इनको लगा कि इसका बदला लिया जाना चाहिए। अब इसका बदला ये लोग ले रहे हैं सैंडर्स तो हत्या जो है, हाँ, सैंडर्स की हत्या कब और क्यों हुई। तो क्यों हुई अभी बता रहे हैं। सैंडर्स क्या थे, जो पुलिस लाठीचार्ज हो रहा है उसके अफसर थे। किस पे पुलिस लाठीचार्ज हो रहा है? लाला लाजपत राय पर। तो बड़ा दुख हुआ उस समय। तो चंद्रशेखर और राजगुरु दो लोग मिलकर के, चंद्रशेखर और राजगुरु ने क्या किया कि अक्टूबर की घटना है, नवंबर बीता, 17 दिसंबर 1928 को लाहौर रेलवे स्टेशन पर ही सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। इन्होंने कहा था ना कि हम प्रत्यक्ष कार्रवाई करेंगे, ये नहीं कि मुकदमा चलेगा, ये होगा वो होगा, इसमें इनका विश्वास नहीं था। आपने शुरू में ही देखा कि इनका यह था कि हम प्रत्यक्ष कार्रवाई करेंगे। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई में क्या दिखा कि 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय की जो हत्या हो रही है पुलिस द्वारा मार मार के, उसके अगुआ थे पुलिस अधिकारी सैंडर्स। इन लोगों ने तय कर लिया कि सैंडर्स तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे, और उसके लिए 17 दिसंबर 1928 को लाहौर रेलवे स्टेशन पर चंद्रशेखर और राजगुरु ने इन्हें मार डाला। ये है सैंडर्स की हत्या कब और क्यों हुई। तो कब का परिणाम है 17 दिसंबर 1928, और क्यों हुई, क्यों, मतलब लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया जाना था। साथ ही ये जो संस्था स्थापित हुई थी, ये तो कुछ करने के लिए ही स्थापित हुई थी। तो जाहिर सी बात है इसमें लाहौर में सैंडर्स की हत्या हो जाती है। यह प्रश्न भी हमसे बनता है कि सैंडर्स की हत्या कब हुई थी और किन किन लोगों ने की थी। तो चंद्रशेखर और राजगुरु ने की थी। ठीक,
अगली चीज हम लोग देखते हैं, प्रश्नों को भी देखते हैं। हाँ देखिए 7वां प्रश्न है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड कब और किसने किया? कब और किसने किया बम कांड? कब? ये हुआ था 8 अप्रैल 1929 और इसको किया भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। अब आप कहेंगे कि इसकी क्या जरूरत पड़ गई? ये पड़ गई कि जब सैंडर्स की हत्या लाहौर में हुई तो लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से केस चलाया गया, जो इससे संबंधित अभियुक्त थे चलाया गया। तो ज़्यादातर चंद्रशेखर और राजगुरु मारे जरूर, लेकिन ये सब फरार हो गए और भूमिगत हो गए। अब पुलिस वाले क्या कर रहे थे कि निर्दोष जनता को लगातार परेशान कर रहे थे। आप समझिए बात को, निर्दोष जनता को लगातार परेशान कर रहे थे। और ये जो हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, ये देखते हुए भी कि निर्दोष जनता बेवजह की परेशान हो रही है और हम उसकी कोई सहायता नहीं कर पा रहे हैं, कोई सहायता नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में पुलिस का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए दिसंबर 1928 की घटना है। इसके माने दिसंबर 28 का मतलब दिसंबर 1928 खत्म, अब 1929 शुरू। 1929 के शुरुआती महीने में माने अप्रैल में देख रहे हैं 8 अप्रैल 1929 को क्रांतिकारियों ने अंदर तय किया कि कार्य हम लोगों ने किया, पिस रही है निर्दोष जनता, तो निर्दोष जनता की तरफ से पुलिस का ध्यान हटे, हम लोग सारे आक्रोश को अपनी तरफ ले लें। इस योजना के तहत यह तय हुआ कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में हम लोग बम फेंकेंगे। वो किसी को मारने के लिए नहीं होगा, बल्कि पुलिस का या उसका ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए होगा। तो सोचिए कि उस उम्र में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये दो हमारे नौजवान तैयार हुए। 8 अप्रैल 1929 को आपने कल सुना रहा होगा कि 1928 में पब्लिक सेफ्टी बिल आया था और ट्रेड बिल एक आया हुआ था। दोनों पर बहस चल रही थी। इस समय जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, दोनों पर बहस चल रही थी। इसी समय बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने बम फेंके जो केवल धुआं उड़ा रहे थे। हत्या करने का इरादा नहीं था और चाहते तो उस बम मार के लोग भाग जाते। पुलिस वाले नहीं कुछ कर पा रहे थे, चूँकि उसमें थोड़ा धुआं भी हो गया था। मार के लोग भाग सकते थे, लेकिन इन्हें यह था कि हम अपनी गिरफ्तारी देंगे और इनके मन में भय पैदा करेंगे। पहले ही हमने कहा क्रांतिकारियों का विश्वास था प्रत्यक्ष कार्रवाई करेंगे, क्रांतिकारी कार्रवाई करेंगे, ऐसा उनका मानना था। तो इन लोगों ने क्या किया देखें ना, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका। किस बात के लिए कि लाहौर केस या लाहौर षड्यंत्र के चलते जो वास्तव में अभियुक्त थे चंद्रशेखर राजगुरु, वो भूमिगत हो गए, उन्हें पा नहीं रहे थे। निर्दोष जनता जो पिस रहे थे उसकी सहायता नहीं कर पा रहे थे। तो इन लोगों को लगा कि पुलिस का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करें, जिसके लिए यह कार्रवाई जरूरी है। तो इस कार्रवाई में तो ज़्यादा कुछ नहीं होता ना, लेकिन इस कार्रवाई को भी लाहौर षड्यंत्र केस के तहत ही जोड़ दिया गया। तो इस प्रश्न का जवाब यह हुआ कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन दो लड़कों ने असेंबली में बम फेंका था। तो हमें तिथि भी पता होनी चाहिए, 8 अप्रैल 1929, साथ ही भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त है। लेकिन सीखने वाली बात यह है कि अपने देश की आज़ादी के लिए इन दो लड़कों ने बड़े साहस का कार्य किया। थोड़ी थोड़ी उम्र के लड़के सेंट्रल असेंबली जैसे सुरक्षित स्थानों पर अंग्रेजों का शासन है, वहाँ बम फेंक रहे हैं और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो कितने ये सीखने वाली बात है। ठीक है, अब आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग।
ये देखिए है ना, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा 1929 क्या है। ठीक, लाहौर में आपने देखा कि दिसंबर 1928 में सैंडर्स की हत्या हो रही है। 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका जा रहा है। तो दोनों को मिला करके ये लाहौर षड्यंत्र मुकदमा 1929 क्या है, ये चलाया गया। ठीक, और इसमें बड़ा कठिन ये हुआ, तमाम लोग इसमें बंदी हुए, और चूंकि ये सब के सब राजनीतिक बंदी थे, तो ये चाहते थे कि हमें आम कैदियों जैसा नहीं बल्कि राजनीतिक बंदी का दर्जा दिया जाए। इनको थोड़ी सुविधा रहती है, इनको पढ़ने लिखने की सुविधा रहती है, इनको थोड़ा सा और सहूलियतें रहती, चूँकि इन्होंने अपराध तो कुछ किया नहीं है, अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए काम किया है, तो राजनीतिक बंदी ये चाह रहे थे। और इन्हीं राजनीतिक बंदियों में एक थे जिनका नाम बड़ा महत्वपूर्ण हुआ है, जतिन दास। इन्होंने कहा कि यदि हमें, इन्होंने ही नहीं तमाम लोग थे, जतिन दास या राजनीतिक बंदी जो भी चाह रहे थे, इन्होंने लोगों ने कहा कि यदि हमें आप राजनीतिक बंदी का दर्जा नहीं देंगे तो हम भूख हड़ताल करेंगे। और ये जतिन दास महोदय, इन्होंने 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद प्राण त्याग दिए, माने मर गए। 64 दिन का मतलब हुआ 2 महीना 4 दिन। सोचिए, इस उम्र में 2 महीना 4 दिन इतनी लंबी माने उन्होंने तपस्या करी कि भूख हड़ताल कर दिया, जेल में ही रह करके। क्या चाहिए मुझे? राजनीतिक बंदी होना है मुझे, इस नाते कि हमें आप जो सामान्य कैदियों जैसा व्यवहार कर रही है अंग्रेज सरकार, हमें राजनीतिक बंदी का वो दे। और उसके लिए जेल में ही जतिन दास ने आमरण अनशन कर दिया, भूख हड़ताल कर दिया, और 64 दिन के बाद इनके प्राण निकल गए। और जतिन दास चूँकि पश्चिम बंगाल राज्य से थे, जब इनकी शव यात्रा निकली तो कई किलोमीटर तक लोगों से खचाखच रास्ता भरा हुआ था जतिन दास के स्वागत में। इससे क्या हुआ, लोगों में बहुत जन जागरण आया कि एक छोटे छोटे नए नौजवान अपने देश के लिए कैसे मर मिट रहे हैं, इसका उदाहरण है जतिन दास। और लाहौर षड्यंत्र मुकदमा क्या 1929 क्या है, तो 1929 में जब इसमें मुकदमा चलाया गया, इस मुकदमे में जो भी लोग गिरफ्तार हुए थे, अधिकांश को दोषी पाया गया। लेकिन इसमें भी 3 ऐसे रहे इसमें भी लाहौर षड्यंत्र के में, इसको आप ऐसे मान लीजिए, अधिकांश को दोषी पाया गया, अधिकांश को दोषी पाया गया। लेकिन 3 ऐसे दुर्भाग्यशाली बेचारे रहे जिन्हें फांसी की सजा हुई। 3 ऐसे रहे बेचारे जिन्हें फांसी की सजा हुई। ये भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। अब जरा आप देखिए, ये 3 जो हैं, ये दुर्भाग्यशाली हमारे देश के नौजवान, इन्हें फांसी की सजा हो गई। कौन थे? भगत सिंह, जो अभी आपने देखा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके थे। ये राजगुरु महोदय कौन है, जो अभी सैंडर्स की हत्या दिसंबर 1928 में कर रहे हैं। और एक नए आए थे, सुखदेव।
तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको फांसी की सजा होती है। कब होती है ये भी आपसे पूछा जाता है। 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया जाता है। यह घटना हो रही है इसी लाहौर षड्यंत्र मुकदमे में सबको इकट्ठे समेट के फंसाया जा रहा है। जैसे ये तो दोषी थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये इन्होंने सैंडर्स की हत्या में भाग लिया था और ये नए थे, तो सबको लाहौर षड्यंत्र मुकदमा 1929 के तहत ही सब पे मुकदमा चला गया और 23 मार्च 1931 को इन 3 नौजवानों को फांसी दे दी गया। अब इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर बनता है। अब आपने देखा हो कि जो राम प्रसाद और रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां हैं, वो काकोरी षड्यंत्र केस के तहत फांसी पे लटकाए गए थे और ये लोग जो हैं लाहौर षड्यंत्र केस के तहत माने फांसी पे लटकाए गए हैं, जिनमें भगत सिंह हैं, सुखदेव हैं और राजगुरु हैं। इन तीनों का अंतर आपको समझना रहेगा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जो 23 मार्च 1931 को फांसी पे लटकाए जा रहे हैं, ये लाहौर षड्यंत्र केस के तहत है। और वो जो नौजवान थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, वो काकोरी कांड के अभियुक्त थे, उनको फांसी पर लगाया गया था। ये दोनों आपको समझना होगा और इसे यदि आप ध्यान रखेंगे तो प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। हाँ, ये देखिए भगत सिंह, राजगुरु और फांसी कब हुई थी, तो कब का जवाब ये है कि 23 मार्च 1931 को हुई थी। 23 मार्च 1931 को जब इन्हें फांसी हुई थी तो बताया जाता है कि फांसी एक दिन बाद होनी थी, लेकिन अंग्रेज सरकार डर गई जन ज्वार से, माने लोग इतने इकट्ठे होने लगे थे कि इन्हें लगा कि हम जेल की सुरक्षित दीवार के भीतर भी इन नौजवानों को फांसी नहीं दे सकेंगे। इस वजह से बताया जाता है कि चुपके से एक दिन पूर्व ही इन लोगों को फांसी पे लटका दिया गया, जबकि बड़ी कम उम्र के थे। इससे पूरे देश एक तरह से आक्रोश फैल गया और इन नौजवानों के प्रति बड़ी सहानुभूति हुई कि अपने देश के लिए ये मर मिटने वाले नौजवान कितना बलिदान कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जरा सा यहाँ 10वां प्रश्न है हम लोगों का। चंद्रशेखर आजाद जो लगातार अभी बच रहे थे कि मृत्यु कब और कहाँ हुई, ये प्रश्न है। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो चंद्रशेखर आजाद, ये देखने वाली बात है कि देखिए मार्च का महीना है और 1931 के चंद्रशेखर आजाद सैंडर्स हत्याकांड में शामिल थे, लेकिन बचने के लिए काकोरी कांड में भी शामिल थे, लेकिन फरार हो गए, बच निकले। अब वही एकमात्र बचे हुए थे जो उनका संगठन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो दिल्ली में फिरोजशाह कोटला मैदान में गठित हुआ था, वो बचा हुआ है। अब चंद्रशेखर की हत्या कब और कैसे हुई, इसको जरा सा हम लोग समझते हैं। देखिए कब हुई, तो ये है 27 फरवरी और 1931। कहाँ, तो अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद। अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद। तिथि इस वजह से दिख रहे हैं, देखिए 1931 ये भी है, साल 1931 है, साल 1931 है, ये मार्च का महीना है, ये फरवरी का। मीन्स ये जो 3 दोषी हमारे पाए गए लाहौर षड्यंत्र केस के तहत, जिन्हें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जिनको फांसी होनी थी 23 मार्च 1931 को हुई, इन भगत सिंह को बचाने के लिए
चंद्रशेखर ने बड़ी कोशिश भी की थी कि यह नौजवान जेल में है, जब ऐसा तो है नहीं कि जेल में रख करके मुकदमे चलाए जा रहे थे, फिर फांसी तो बाद में हुई। इनको जब जेल में थे तो चंद्रशेखर ने इनको बचाने का बड़ा प्रयास किया था कि अगर यह नौजवान बच जाता, जेल पे धावा बोल के या हमला बोल के जो भी योजना रही हो वो सफल नहीं हुई, लेकिन अगर यह बच जाते तो अच्छा था, हमारे संगठन के लिए अच्छा था। यद्यपि वो योजना सफल न हुई। इनके जाने से पहले ही 27 फरवरी 1931 से आपको तिथि याद रहनी चाहिए तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये देखिए 23 मार्च की बात है, यह 27 फरवरी की ही बात है। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में चंद्रशेखर अपने एक साथी के साथ बैठे बातचीत कर रहे थे। बताया जाता है कि कोई मुखबिरी कर दिया कि चंद्रशेखर इसी पार्क में बैठे हुए हैं और चारों तरफ से पुलिस घेर लेती। जो उनके सहयोगी थे, चंद्रशेखर की विशेषता थी, चाहते तो भाग सकते थे लेकिन उन्होंने उन्हें भागने दिया, स्वयं मुकाबला करने का निश्चय किया और उन्होंने सोचा कि अगर जो मुख्य कर्ता धर्ता है, नेता है, वही भागेगा तो लोगों को कैसे प्रेरित कर सकेगा। इस भावना के चलते उन्होंने उसे जाने दिया और स्वयं पुलिस से मुकाबला करने का निश्चय किया। और बताया जाता है कि पुलिस चारों तरफ से उनको घेर ली। तो जाहिर सी बात है, पिस्तौल रखते थे, अब उसमें कितनी गोलियां होती। चारों तरफ से पुलिस घेरे हुए है और लगातार गोलाबारी हो रही है और निशाना उनका बड़ा अचूक था। आप देख रहे हैं कि लगातार बच निकल रहे थे और कदकाठी के भी अच्छे थे। और उन्होंने क्या किया कि जितनी गोली थी, एक एक गोली पर एक एक अंग्रेजों का एक तरह से नाम, माने मिस नहीं होना है, वो मार रहे थे। लेकिन जब उन्हें लगा कि अब गोली भी नहीं है और इनके हाथों मारे जाने से अच्छा है, पकड़े जाने से अच्छा है कि हम स्वयं अपने को मार लें, तो बताया जाता है कि अंतिम गोली से उन्होंने स्वयं अपने खोपड़ी को, अपने सिर पे गोली मार ली और प्राण त्याग दिया। तो यह घटना चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब और कहाँ हुई, तो 27 फरवरी को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। तब से जब हमारी स्वतंत्र सरकार हुई तो अल्फ्रेड, चूँकि अंग्रेजों के नाम से था वो पार्क, तो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से हो गया है। बड़ा अच्छा सा पार्क भी है और उनकी बेहतरीन मूर्ति भी लगी हुई है। तो यह घटना हुई। ये 23 मार्च मीन्स ये जो इनके साथी लोग हैं, इनके जाने से पहले ही चंद्रशेखर जी अल्फ्रेड पार्क में इस देश को छोड़ करके शहीद हो गए बेचारे। ठीक, आगे देखते हैं क्या है ये। हाँ, एक सभा स्थापित हुई थी, नौजवान भारत सभा की स्थापना कब और इसके संस्थापक कौन हैं, ये हुई थी। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। नौजवान भारत सभा पंजाब में वही भगत सिंह हैं, सन 1926 में। स्थापना कब, तो सन 1926। ठीक, इन्होंने स्वयं, जैसे आपने देखा भी ना कि 1922 में जो स्थगन हो रहा है असहयोग का, उसके बाद इन्होंने, भगत सिंह ने क्या किया कि नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में की। तो इसके संस्थापक कौन कौन से हैं, भगत सिंह, छबीलदास, और यशपाल। एक क्रांतिकारी भी रहे, बाद में ये बड़े अच्छे लेखक हुए, तमाम इन्होंने उपन्यासों को लिखा है बाद में। तो ये नौजवान भारत सभा कब स्थापित हुई, 1926 में, ये हमें ध्यान रखना है। भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल ने इसकी स्थापना की थी। ये अपने ढंग से वहाँ कार्य कर रहे थे, खास करके पंजाब में। चूँकि जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ थीं वो ज़्यादातर उत्तर भारत में थीं, जिसमें पंजाब है, उत्तर प्रदेश है और बंगाल है। यहाँ क्रांतिकारी गतिविधियाँ ज़्यादा थीं। खास करके जो क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण है उसमें मुख्यतः उत्तर भारत के ही लोग ज़्यादा शामिल थे, बंगाल तक।
तो पंजाब में यह संस्था नौजवान भारत सभा ये थी, और ये लोग संस्थापक हैं। इसको आपने देखा और सन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। मान लीजिए प्रश्न बन जाए खट से, तो आप इससे गलत न कर पाएँ। कभी कभी होता क्या है कि हम लोग सरल प्रश्नों को थोड़ा दिमाग में नहीं डालते हैं, और आ गया कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की, छबीलदास मेहता हैं, यशपाल हैं, भगत सिंह हैं, एक नाम और दे दिया, उसमें लिख दिया कि भाई कौन इसमें नहीं था ना। तो आपको अगर पता है कि भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल थे, और सन 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना पंजाब राज्य में हुई थी, तो चाहे जैसे पूछे हम लोग कर लेंगे बढ़िया प्रश्नों को अपने, ठीक है। तो ये हो गया इसका जवाब। अब एक काम और हुआ था, चटगांव आर्मरी रेड, ये की घटना के विषय में बताइए, ये हमसे प्रश्न है। हुआ ये कि आपने देखा कि पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई है, उत्तर प्रदेश में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में हुई। वही संस्था बाद में दूसरे नाम से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में सितंबर 1928 में स्थापित हो रही है। और इसी की अगली कड़ी जब हम बंगाल पहुंचते हैं, तो वहाँ एक सूर्यसेन रहते हैं जो अध्यापन का पेशा करते हैं, तो अक्सर उन्हें मास्टर दा कहते हैं, ठीक। उनका ये मानना था, वो भी यही प्रत्यक्ष कार्रवाई में विश्वास करते थे। यद्यपि पेशा अध्यापन का था, लेकिन सोच बिल्कुल क्रांतिकारी थी। उन्होंने कहा कि चटगांव में जो उनका सेना का अस्त्र शस्त्र रखा हुआ है, वहाँ हम धावा बोलेंगे, और धावा बोल करके वहाँ हम लूट लेंगे। और लूटा भी इन्होंने। उस केस में ये पकड़े जाते हैं, और इनको सन 1934 में फांसी पे लटका दिया जाता है। तो ये है चटगांव आर्मरी रेड। माने सूर्यसेन का मानना था कि इन्हीं अस्त्र शस्त्रों की बदौलत ही तो अंग्रेज हम पे धावा बोल रहे हैं, हम पे आक्रमण कर रहे हैं, या हम पे भारी हैं, या अपना साम्राज्य इन्हीं शस्त्रों के सहारे चला रहे हैं। तो क्या करते हैं कि शस्त्र लूट लेते हैं। इससे एक तो भय उत्पन्न हो जाएगा इनमें, दूसरी चीज़ ये है कि हमें शस्त्र मिल जाएंगे। और विशेषता ये है कि एक मेच्योर उम्र के सूर्यसेन जो अध्यापन का पेशा कर रहे हैं, ये जो है सोच रहे हैं कि वो लूट लेंगे, इनके आर्म को ही लूट लेंगे। लूटा भी इन्होंने, लेकिन पकड़े गए और बाद में सन 1934 में फांसी पे लटका दिए गए। तो आज इन प्रश्नों के माध्यम से क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण कैसे क्या घटनाएं हुई, इसको हम लोगों ने सीखा। साथ ही इस वजह से भी सीखना आवश्यक हुआ कि इससे प्रश्न बनते हैं। तो जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं वो तो हमें पढ़ना ही है, क्योंकि हमको तो भाई अपनी परीक्षा पास करनी है, तो हमको ये भी पढ़ना है। साथ ही ये जानना भी है कि केवल कांग्रेस के आंदोलन से या केवल कांग्रेस की वजह से ही स्वतंत्रता आ गई, ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ कई कई धाराएं और चल रही थी, खास करके हमारे नौजवानों द्वारा जो प्रेरित कृत्य है, जो एक तरह से रोंगटे खड़ा कर देने वाला है, वीरता पैदा करने वाला कृत्य है, उसका भी अपना रोल रहा है। तब जाके अंततः 15 अगस्त 1947 को हम लोग स्वतंत्र हो पाए थे। तो दोनों चीज़ों को हमें जानना है। अब अगली कक्षा में मीन्स कल से, अब आज तो समाप्त हुई, कल से हम लोग अब देखेंगे कि कौन सी घटना आगे बढ़ रही है, और उसको सिलसिले को भी समझते हैं, साथ ही आए हुए प्रश्नों को भी समझेंगे कि यह प्रश्न कब आया था, और आया था तो हम लोग कैसे करेंगे, इस चीज़ को समझते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, ठीक है।